हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। नेवर 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 गिव अप। आपके लिए आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और बहुत सारी रुकावटें आएंगी बच्चों। उन सारी रुकावटों को पीछे छोड़ते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए, यानी उसको इग्नोर करते हुए आपको अपने जो सपना है, अपना जो ड्रीम है, उसको लेके आगे बढ़ना होगा। जितने भी रुकावटें आती हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, गिल्ट हो, आपका फियर हो, आपका सोसाइटी हो, आपके पेसिमिस्टिक अप्रोच वाले लोग हों जिनसे आप घिरे रहते हैं, और आपके फ्रेंड्स इवन भी कभी कभी आपको जो है ऐसा काम करते हैं कि आप जो है अपना काम ना कर पाइए, अपना गोल अचीव ना कर पाइए। लेकिन आपको इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए एक ही ध्यान रखना है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखोगे तुम लोग। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप अपना अटेंडेंस हमेशा लगाइए, कंसिस्टेंट रहिए। चाहे वो रिकॉर्डेड सेशंस हो, चाहे वो लाइव सेशंस हो। रिकॉर्डेड सेशंस में कमेंट बॉक्स में जा करके अपना अटेंडेंस जरूर लगाइएगा, डाउट्स जरूर लिखिएगा। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेई। लगातार 16 ईयर्स से मैं लगभग लगातार ये काम करता चला रहा हूँ, आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और हमेशा बच्चों का प्यार मिल रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आगे बढ़ता चला रहा हूँ, और बच्चे जो है मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है। इस दो लाइन के साथ हम हमेशा शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री 101 चैनल, प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करना, मत करना। अगर ओवर एस्टिमेट करके सोना शुरू कर दिए तो फिर धरी की धरी रह जाएगी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगा। ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा पढ़ लियो, अब आप थोड़ा अब सोते हैं। आराम करना जरूरी है, लेकिन निश्चिंत होकर के सो जाना कि भैया अब तो पढ़ लिए, अब हमको तो सोना है, खूब पढ़ लिए, ऐसा नहीं। तो अगर ऐसा महसूस होता है आपको, तो आप अपने आप को एक सिस्टमेटिक तरीके से बांध लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में एक ही होता है कि आप अपने ऊपर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, और सिस्टम में नहीं आते, सिस्टम में नहीं आ पाते। तो सिस्टम में आने के लिए जरूरी क्या है कि आप एक अपने आप को कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से बांध लीजिए। जैसे प्लस का सब्सक्रिप्शन होता है, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो उसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं, और स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज होते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस होता है। तो एक एक सिस्टम में आ जाने पर एक थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अपने का सिस्टम बना देते हैं, तो सिस्टम में आने से आपको बहुत फायदा होता है, और लगातार फिर जो है आप उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फी स्ट्रक्चर भी तो बहुत इसका मामूली है। 25,000 है इसका 6 मंथ का, और 34,650 है इसका 12 मंथ का। तो बहुत ईजी है, जिसको आप लगातार इसको जो है इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई भी बहुत सारा, बहुत अच्छी इस पे है, तो बहुत बेहतरीन है, आप कर सकते हैं। और 10% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप कोड यूज करते हैं AM001 यूज करते हैं, आपको तुरंत मिलता है डिस्काउंट। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और सब्सक्रिप्शन लेकर के अपने आप को एक सिस्टमेटिकली बांध देते हो, दैट्स वेरी नाइस। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। मतलब खुद को अंडर एस्टिमेट भी मत करो कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी या मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? इसमें भी बहुत खतरा है आप लोगों के सामने, कि आप करते अच्छा हो, लेकिन बार बार अपने आप को डर के सामने, अपने गिल्ट में, अपने डर में खोए रहते हो। तो उससे क्या होता है कि आप जो है आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। इसके लिए आपको अंडर एस्टिमेट करके आप निराश हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप निराश हो जाया करते हो। तो अंडर एस्टिमेट अपने आप को करके निराश मत हो, घबराओ नहीं। आपको सही डायरेक्शन देने के लिए आपके पास एक मेंटर अच्छा होना चाहिए। एक मेंटर अगर नहीं है आपके पास, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं। अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार है। इसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं। पर्सनल कोच लगातार आपके साथ टच में रहते हैं। आपकी टेस्ट एनालिसिस होती है लगातार, स्टडी प्लान करके मिलता है आपको, और सारे बेनिफिट्स मिलते हैं प्लस के। यानी अगर आपका पर्सनल कोच आपको लगातार आपको बताता रहता है कि आपका टेस्ट कैसे होना, आपका टेस्ट कैसा हो रहा है, या आपके टेस्ट में क्या कमी रह गई है, और आपका स्टडी को प्लान करते हैं, बाई वीकली आपको हमेशा रिव्यू करते रहते हैं। तो आपको एक जो है वो एस्टिमेशन में आपको जो है सहायता मिलती है। आप ना ओवर एस्टिमेट करते हो, ना अंडर एस्टिमेट करते हो। आपको एक एक्सपर्ट जो है आपके साथ रहते हैं। जिस तरह से हम जब जिम में जाते हैं, तो हमारा एक कोच होता है जो हमको बताता है कि नहीं, ये भारी वाला नहीं उठाना है, ये बहुत हल्का हो जाएगा। ठीक है? तो उस तरह से हमें हमारे कोच भी बताते रहते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। और इसका जो है स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर भी देखेंगे, अगर 6 मंथ के लिए देखा जाए तो वो 34,200, और 12 मंथ के लिए देखा जाए तो 58,500 है, जो कि इजीली पेएबल है। और आराम से आप उसको जो है कई सारे जो है उसमें ईएमआईज में कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन है।
AM001 कोड लगाते हो तो 10% का आपको तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, आपका सेल्फ असेसमेंट चार्ट है। सेल्फ असेसमेंट चार्ट है। इसमें आप जो क्लास करते हो, इधर आवर्स लिख लो, वाई एक्सिस पे आवर्स लिख लो और एक्स एक्सिस पे डेज लिख लो। और इसमें आप जो जितनी क्लासेस करते हैं उसको सी से रिप्रेजेंट कीजिए। और जितना मान लो क्लास 3 घंटा की है सुबह सुबह, उसके बाद से तुम सेल्फ स्टडी किए 3 घंटा ऐसे, ठीक है, फिर क्लास किए 2 घंटा, फिर सेल्फ स्टडी किए 2 घंटा। तो ऐसे इसमें लिखते चले जाओ। जब भी लिखोगे, जब जब पढ़ के उठोगे, तब तब लिखना, जिससे कि आपको आपका एवरेज पता चलेगा। आप डेली एवरेज कितना पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना एक एवरेज मेंटेन करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो एवरेज मेंटेन करके चलोगे तो गिल्ट में नहीं आओगे। कहीं कुछ जाना है, कहीं 2 घंटा 3 घंटा कहीं देना है, आवश्यक है, कहीं कहीं किसी के मान लो घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसके लिए जाना है, 2 घंटा 3 घंटे देना है, तो आपको गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने पढ़ाई नहीं किया। तो अगर कहीं आपको कहीं प्लान है कि जाना है, जैसे हफ्ते में एक बार तुमको आउटिंग करने जाना चाहिए, थोड़ा सा 3 4 घंटे के लिए जरूरी है, वो आउटिंग करना चाहिए। तो एक दिन बना लो कि इस दिन हम आउटिंग करेंगे, बाहर जाएंगे, जो भी करना होगा, मूवी देखना होगा, खेलना होगा, कूदना होगा, जो करना होगा करो, जरूरी है। तो उसके लिए पहले से लेकिन प्लान किए रहो कि हमारा एवरेज ना बिगड़े। एवरेज को पहले मेंटेन किए रहो तो गिल्ट में नहीं आओगे। तो ना ओवर एस्टिमेट करोगे, ना अंडर एस्टिमेट करोगे। ये चार्ट बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन है। बना लोगे तो सुखी रहोगे, ये मेरा वादा है आप लोगों को। केमिस्ट्री 101 हमारा प्यारा सा चैनल है, जिसपे हम लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तुरंत तुरंत लाइक कर दो, तुरंत फटाफट। अभी आप लोग क्लास कर रहे हो, देख रहे हो, लाइक कर दो फटाफट इसको। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और केमिस्ट्री 101 के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो केमिस्ट्री 101 टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी क्लासेस की। ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स से। ओके, अप्लाई कर दीजिए AM001 कोड कहीं पर भी अनअकैडमी में, जहां पर भी आपको आवश्यकता पड़े। जहां पे कोड पूछता है ना, अप्लाई कोड, वहां पे क्या कर दो, AM001 कोड वहीं पर लिख दो। वहीं पर कोड AM001 कोड लिख दो। ये आप अपने टीचर को अपने तरीके से सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बेहतरीन तरीका है अपने टीचर को रिटर्न करने का। अगर आप उनसे कुछ पा रहे हैं तो अपने टीचर को रिटर्न करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। आप इसके थ्रू कर सकते हैं, तो आप यूज कीजिए AM001। अगर नहीं किए हैं तो अपने कुछ फ्रेंड से करवाइए, समझिए आप ही ने किया है, तो बहुत शानदार तरीका है और इसको मैं आपको बताता रहता हूं। तो AM001 कोड इस्तेमाल जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चूज टू बी हेल्दी ये बहुत बेहतरीन है। अगर आप ट्रीट करिए हेल्थ को एज ए सब्जेक्ट, ट्रीट कीजिए हेल्थ को एज अ सब्जेक्ट। अगर ऐसा नहीं करते हो तो हेल्थ जो है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, अगर उसमें फेल किए तो पीसीबी या पीसीएम कितना भी अच्छा तैयार रहेगा, नहीं आगे बढ़ पाओगे। इसलिए चूज टू बी हेल्दी और हेल्थ को आप सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कीजिए। तो हेल्थ हमारा क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, हेल्थ है। उसके बाद फिर हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है बच्चों। तो ये किसी भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आए हैं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बहुत ही बेहतरीन है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में देखिए आपको आइकॉनिक मिलता है, नीट यूजी का और सीबीएसई का 11 का और सीबीएसई 12 का। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है, इसको आप जा सकते हैं। इसमें इसमें तीनों ही के साथ में आपके साथ मेंटर होंगे। इसमें 5550 जो है 5550 जो है इसका पर मंथ यहाँ पे इसका वो चार्ज होता है और ये बहुत ही अच्छा है बच्चों, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसमें नीट यूजी आपका जो है वो आइकॉनिक है और सीबीएसई क्लास 11 और सीबीएसई क्लास 12 आपको प्लस है। यानी नीट यूजी में आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलते हैं कोच, और 11th और 12th आप ऐसे प्लस में करते हो विदाउट कोच। तो ये 4687 जो है इसका पर मंथ इसका चार्ज होता है। एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें आप नीट यूजी प्लस लेते हो, यानी इसमें आपको मेंटर नहीं लेते हो, जबकि सीबीएसई क्लास 11 और सीबीएसई क्लास 12 में आप मेंटर लेते हो। तो बच्चों देखो, जिसको जहां पे आवश्यकता पड़ती है, जिसको लगता नहीं कि हमको इनिशियली ही क्लास 11 से ही हमको एक चाहिए, हमें कोच चाहिए, तो क्लास 11 से ही वो कोच लगा ले, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले क्लास 11 का। तो ये भी है, बहुत अच्छा है। और कोई चाहता नहीं 11 12 हम कर लेंगे तो हमको नीट यूजी में कोच चाहिए, तो वो तो मेरा तो सजेशन होगा कि आपको कोच जो है क्लास 11 से ही चाहिए होता है। क्लास 10 जैसे पास करते हैं, आप एक अपने साथ कोच रखिए जो आपको लगातार गाइड करता है। तो ये 3900 पर मंथ है आपका, जब आप नीट यूजी में न लेकर के क्लास 11 क्लास 12 में लेते हैं। और तीसरा है आपका, चौथा है इसमें तीनों में प्लस, यानी तीनों में किसी में आपने कोच नहीं लिया है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके घर में कोई लगातार कोई समझाने वाला, कोई गाइड करने वाला है, तो वो यही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 3037 का पर मंथ के हिसाब से। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं लगातार 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो पेरेंट्स की बहुत सारी समस्याएं मैं सुनता आ रहा हूँ। और अब जो है वो सारी समस्याएं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दूर हो गई हुई है।
तो इसलिए पेरेंट्स को, आप अपने पेरेंट्स को ये बातें बता सकते हैं कि ये समस्याएं हुआ करती थी आप लोगों को, जो कि अब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी। इसलिए आप उस सब्सक्रिप्शन को दिलवाएं अनअकैडमी का, ये बातें उनको आप बता सकते हैं। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्टूडेंट को इस समय जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर गार्जियन पूछते हैं कि तुमको क्या बेनिफिट है, मेरे प्रॉब्लम को छोड़ो लेकिन आपको क्या बेनिफिट है, तो आप अपनी बेनिफिट्स बता सकते हैं कि कितनी सारी आपको फायदे यहाँ पर हैं। वो सारे जो आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वो मैं यहाँ पे नोटिफाई किया हूँ। ये आप खुद भी देख सकते हैं और अपने गार्जियंस को भी दिखा सकते हैं। कॉम्बैट लाया है अनअकैडमी ने, जो कि एक छोटा सा छोटे छोटे क्वेश्चंस का, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं जो कि अनअकैडमी के बेस्ट क्यूरेटर्स बनाते हैं, उसको क्यूरेट करते हैं टीचर्स। तो बहुत ही शानदार है, इसमें आप एनरोलमेंट ले लीजिए, यहाँ पर भी कोड आप लगाइए AM001 और अपने गुरु जी के साथ लग जाइए। बहुत ही बेहतरीन है। आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स क्यूरेट करते हैं, जिसमें ABCD ऑप्शंस होता है। आप जैसे ही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, जैसे ही आप उसमें अपना क्वेश्चंस करते हो, तुरंत ही उसके एक क्वेश्चन के खत्म होने के बाद ही आपको आपकी लाइव रेटिंग मिलती है, आपका रैंक मिलता है, आपको स्कोर मिलता है, और आपको आपकी एक्यूरेसी पता चलती है। रेटिंग जो होती है वो ऐसे देखते हैं, जैसे अगर आपने 28 क्वेश्चन दो बच्चों ने सही किया है, तो दो जिसने जल्दी किया है, जिसने कम समय में किया है, उसकी रेटिंग थोड़ी ज्यादा होगी, स्कोर एक ही होगा, रैंक डिफरेंट होगा। ठीक है। और जैसे आपका ये कॉन्टेस्ट खत्म होता है, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं, डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं, और बेस्ट एजुकेटर्स आपको इसमें डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन देते हैं। तो स्कोर कीजिए लीडर बोर्ड पे, अपना रैंक देखिए, रेटिंग देखिए, और अवार्ड्स जीतिए। अवार्ड्स में आपको 1 से 3 रैंक तक मिलता है, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन या इक्विवेलेंट अमेजन वाउचर मिलता है। 4 से लेकर 50 रैंक तक आपको 1000 रुपए का अमेजन वाउचर मिलता है। क्लास 11, 12 और 13 के लिए कॉन्टेस्ट होता है, तो AM001 कोड लगा करके अपने को इनरोल तुरंत कर लीजिए बच्चों। कॉन्टेस्ट फॉर्मेट ऐसा होता है कि 28 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में 700 क्वेश्चन, 700 नहीं 7 यानी 7 क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो 7 यानी 28 क्वेश्चन होते हैं। 60 मिनट का एक कॉन्टेस्ट होता है बच्चों। नीट की स्कोरिंग आपको प्रोजेक्ट करके दिखाई जाती है, और आपका सेपरेट कॉन्टेस्ट होता है 11, 12 और 13 का। फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट यानी अल्टरनेट संडेज को होता है ये टेस्ट। ठीक है बच्चों, ये पुराना सिलेबस है, नया सिलेबस आपके सामने आएगा, जरूर आपको दिखाऊंगा। उम्मीद बैच जो है 3 जनवरी से लॉन्च हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बैच है, शानदार बैच है। ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए क्रैश कोर्स है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन टीचर डॉक्टर अनमणि सर, विक्रांत सर, दीपक वशिष्ठ सर और अमन सिंह सर, ये लोग बना रहे हैं इसको, बहुत ही स्पेशल बना रहे हैं। दुष्यंत सर भी इसमें हैं। तो इन सब टीचर के साथ आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हैं। सुपर रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर से। बहुत ही बेहतरीन टीचर्स के परफॉर्मेंस का अंदाजा आपको नहीं हुआ, बहुत ही बेहतरीन टीचर्स ये हैं, और इनके परफॉर्मेंस, इनकी शानदार परफॉर्मेंस आप इनके रिजल्ट से देख सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं रैंकर्स, सुपर रैंकर्स बैच में पार्टिसिपेट करके, लेकर के। इसमें अभ्यास बैच जो है वो 23 दिसंबर से शुरू हुआ है। ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक रिवीजन है, जो कि बहुत ही शानदार टीचर्स अनमोल शर्मा, गौरव वर्मा सर, पंकज अरोड़ा सर और शशिप्रकाश सिंह सर के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। तो लाभ उठाओ तुम लोग। ठीक है। अल्फा अचीवर बैच जो है 15 दिसंबर को शुरू हुआ है। इसके बहुत ही बेहतरीन टीचर अमित गुप्ता सर, संदीप नोडियाल, रमेश गुप्ता सर, अजय कुमार मिश्रा सर, शुभकरण चौधरी सर और प्रतीक जैन सर का बहुत बेहतरीन कैरियर रहा है। इनके इस पूरे अनुभव का लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। पहल एक बैच है जो कि 21 दिसंबर को शुरू हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं, डॉक्टर SK सिंह, आशीष दुआ सर, पंकज अरोड़ा सर, प्रदीप चित्तौड़ा सर और सौरभ शर्मा सर के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। तो इनके इस चीजों का लाभ उठाइए और ज्वाइन कीजिए। हम लोग कर रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये दूसरा पार्ट है इसका, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़ना था, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट करा था, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तक हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से ही हम आगे बढ़ेंगे, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहला है तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड
एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस, है ना। यानी जो मिथाइल और इथाइल की तक के जो क्लोरोफ्लोरो मीथेन और इथेन है वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं, छोटे छोटे वाले। यानी मिथाइल क्लोराइड क्या हो गया, CH3 Cl, CH3 ब्रोमाइड, ये गैस है। C2H5 Cl, और कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स जैसे CF2Cl2, इस तरह से ये क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स है ना। तो ये सब जो क्या है बच्चों, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, गैस होते हैं, गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ओके, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। इसके बड़े जो मेंबर्स होंगे, जैसे मिथाइल क्लोराइड क्या है आपका, गैस है, मिथाइल ब्रोमाइड गैस है, लेकिन मिथाइल आयोडाइड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। As we have already learned, molecules of organic halogen compounds are generally polar. ये polar होते हैं due to great polarity as well as higher molecular mass as compared to the present hydrocarbon, parent hydrocarbon. parent hydrocarbon मतलब जिस पर वो H को हटा करके लग रहे हैं। तो H जब हटाओगे तो जब तक H लगा रहता है उस पर, तब तक वो एल्केन है। H को हटाया आपने और हेलोजन को लगाया तो क्या बन गया, अब वो हेलो एल्केन बन गया। The intermolecular forces of attraction of dipole and van der Waals are stronger in the halogen derivatives। यानी जो एल्केन होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो van der Waals इंटरेक्शन होता है, लेकिन जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो डाइपोल इंटरेक्शन होता है। That is why the boiling points of chloride, bromide, iodide are considerable higher than those of the hydrocarbon of comparable molecular mass। तो जो भी उनके मॉलिक्यूलर मास, आप जानते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, ये जो होती है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं, यानी कोई एल्केन है और उसके साथ कोई जो है एक एल्केन है और एक ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसका दोनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम आ रहा हो, तो उसमें जो एल्काइल हैलाइड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन ज्यादा होता है। और बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना अच्छा बॉन्डिंग होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, जितनी अच्छी इंटरैक्शन होगी, उतनी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती चली जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। The attractions get stronger as the molecule get bigger in size and have more electrons। क्या कर रहे हैं कि जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा वैसे अट्रैक्शन क्या होगा, और तगड़ा हो जाएगा। एक और चीज बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो भी, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ता है, राइट। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरेक्शन वो जो है सरफेस कांटेक्ट के सरफेस बढ़ेंगे, और कांटेक्ट बढ़ेगा तो van der Waals इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। ओके, एक तो सरफेस एरिया हो गया। दूसरा, अगर डाइपोल मूवमेंट बढ़ता है तो पोलैरिटी बढ़ती है, तो पोलैरिटी बढ़ेगा तो डाइपोल इंटरेक्शन भी अच्छा होगा, इसलिए भी इंटरेक्शन बढ़ता है। The pattern of variation of boiling point of different halides are depicted in figure 10.1। तो देखिए नीचे फिगर 10.1 दिया है, थोड़ा सा उसको भी मैं शो करता हूं। देखिए पैटर्न बताना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं क्लोराइड्स, जो रेड वाला है वो क्लोराइड है, जो ब्लू है वो क्या है, ब्रोमाइड है, और जो येलो है वो आयोडाइड है। ठीक है, तो गैस ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से अगर हम CH3X की बात करें, यहाँ पे देखिएगा ये CH3X की बात करें तो CH3 क्लोराइड यानी मिथाइल क्लोराइड ये गैस है, मिथाइल ब्रोमाइड गैस है, जबकि मिथाइल आयोडाइड ये सॉलिड है येलो में। फिर आप यहाँ पे आइए, इथाइल क्लोराइड गैस है, इथाइल ब्रोमाइड गैस है, इथाइल आयोडाइड सॉलिड है। अब प्रोपेन की बात कीजिए तो प्रोपाइल क्लोराइड जो है वो गैस है, प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है वो लिक्विड है, और प्रोपाइल आयोडाइड जो है वो क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। ये ध्यान रखिए, इसी से क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछेगा कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान रखिए, ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखते जा रहे हैं, चाहे वो ब्रोमाइड की तुलना कर दी, चाहे क्लोराइड की, चाहे आयोडाइड की, एक चीज मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं। देखिए मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल ब्रोमाइड का, सॉरी क्लोराइड का, मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड का देखिए बॉइलिंग पॉइंट, इधर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ा है कि नहीं, बताओ जरा।
मिथाइल, ये पहले वाला जो था, ये वाला देखिए, जो पहले वाला है ये है क्या, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। और कहाँ पहुंच गए, इथाइल क्लोराइड, यानी सिर्फ इथाइल चेंज हुआ है ना, एक कार्बन, एक CH2 चेंज हुआ है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया, और उसके बाद प्रोपाइल क्लोराइड पे आइए, तो प्रोपाइल क्लोराइड का थोड़ा सा और बढ़ गया। देखो क्लोराइड सेम है, सिर्फ थोड़ा सा CH2 यानी 14 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है। CH2 का डिफरेंस मतलब क्या, 14 यूनिट का डिफरेंस है ना। कार्बन जो है वो 12 हो गया और 2 हाइड्रोजन 14, 14 यूनिट का मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है जंप हो रहा है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, मिथाइल ब्रोमाइड की बात करूं, तो मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल ब्रोमाइड की देखिए बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल ब्रोमाइड बढ़ गई, और इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल, ये देखो, मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपाइल ब्रोमाइड, तीनों में क्या है, एक इंक्रीज हो रहा है। तो आप एक साफ साफ देख सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन चीज है, आप क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक, आइसोमेरिक मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम हो, जिसके मॉलिक्यूलर मास में कहीं कोई डिफरेंस ना हो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स, आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स जो होते हैं बच्चों, उनका द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन द ब्रांचिंग, यानी सरफेस एरिया कम होगी। अब एक चीज और लिख दूं यहाँ पर, कि सरफेस एरिया जो होती है बच्चों, सरफेस एरिया जो होता है बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, और ब्रांचिंग बढ़ेगा तो सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी। सिंपल सी बात है, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोबेरिक हाइड्रोल्केन्स डिक्रीज इंक्रीज इन ब्रांचिंग, फॉर एग्जांपल 2 ब्रोमो, अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, 1 ब्रोमो ब्यूटेन था, तो 375 सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है। फिर ब्रोमीन को आपने ब्रांच लगा दिया तो 364 गया, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, और ब्रांचिंग कर दिया तो 346 हो गया, अच्छा खासा डिफरेंस हो गया। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक आइसोमेरिक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली सेम, however the para isomers are have high melting point as compared to the ortho and meta isomers। तो ये मेल्टिंग पॉइंट की बात और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, समझते हैं इसको, देखिए आप समझते हैं। कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन आर नियरली सेम। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि बेंजीन तो फिक्स है ना, इसकी चेन पर कोई फर्क, इसकी रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ पे आपने ब्रोमो लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है। चाहे आपने ब्रोमो यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा दिया, ये आर्थो पे था, आपने मेटा पे लगा दिया, फिर आपने क्या किया, पैरा पे लगा दिया, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका सरफेस एरिया लगभग बराबर होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर नियरली सेम, वेरी नियरली सेम। हाउएवर पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट, देखो ध्यान से, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा में से एज कंपेयर टू द आर्थो एंड मेटा। क्यों, क्योंकि पैरा बहुत सिमेट्रिकल है, वेरी सिमेट्रिकल है। और जो सिमेट्रिकल, जहां पे पैकिंग अच्छी होती है, जहां पे सिमेट्रिकल कोई चीज होती है और पैकिंग अच्छी होती है, तो इफिशियंट पैकिंग बहुत अच्छी होती है। और इफिशियंट पैकिंग होने की वजह से क्या होता है, ये बहुत अच्छा पैक्ड होता है, इससे मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बच्चों, वो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पैकिंग, और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इंटरैक्शन। तो यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है, समझिएगा यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे डाइक्लोरो, मैंने ब्रोमो बनाया था, यहाँ पे क्लोरो बनाया हुआ है, राइट। तो डाइक्लोरो बेंजीन है 453, 446 और 448, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में देखो 323 केल्विन इसका है पर मोल, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका है 256, इसका है 249। तो और ये बहुत पूछता है पैरा, देखो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन जो है, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन और अल्फा डाइक्लोरो बेंजीन। तो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन सबसे ज्यादा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर आर्थो का, और फिर मेटा का। और ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है।
पैरा देन आर्थो देन मेटा, पो में याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, डेंसिटी क्या होती है, जैसे जैसे आपका मास बढ़ेगा तो ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर देन वाटर। ध्यान से ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव होते हैं वो पानी से भारी होते हैं, यानी डूब जाएंगे पानी में, ठीक है। ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स आर ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हेवियर। देखो एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आता है, यहीं से बता रहा हूं। तो ब्रोमो, आयोडो और पैराक्लोरो, पॉलीक्लोरो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हैवियर होते हैं पानी से। The density increases with increase in the number of carbon atoms। तो जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ेगा, मैंने बताया मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। हैलोजन एटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जैसे वालों कि ब्रोमीन से आयोडीन जाते हो या फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन आते हो, तो मास बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे क्या होता है, इसका डेंसिटी बढ़ता है। देखिए यहाँ पे एन क्लोरोप्रोपेन, एन ब्रोमोप्रोपेन और एन आयोडोप्रोपेन है, ठीक है। डेंसिटी देखिए बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, तो डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, इन तीनों में देखिए यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है बच्चों। चलिए, सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लाइक डिजॉल्व, लाइक होता है, ये आप जानते हो, जो जैसा होता है उसमें डिजॉल्व होता है। तो the haloalkanes are very slightly soluble in water in order to dissolve। ऐसा होता क्यों है समझ लो। तो आप लोग सोचोगे कि ये पोलर होते हैं, तो क्यों नहीं पानी में डिजॉल्व होते हैं, क्यों स्लाइटली डिजॉल्व हो रहे हैं, तो उसका समझो बात को। देखो, डिसोल्यूशन के लिए सिर्फ लाइक डिजॉल्व लाइक ही केवल नहीं होता है, इसके लिए जरूरी होता है कि बॉन्ड का टूटना और बनना। दो तरह के, जैसे मान लो जब कोई चीज जब डिसोल्यूशन होती है तो क्या होता है, जो सॉलिड चीज होती है वो टूटती है और उसमें एक्वस में फॉर्म में बन जाती है पानी में, तो वहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है और लैटिस एंथैल्पी होती है। और दूसरी चीज क्या, जिस जिस भी सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करने जा रहे हो वो सॉल्वेंट आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, अगर न्यू इंटरेक्शन वीकर हुआ तो अच्छा डिसोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे यही बात होती है। आप देखिए, in order to dissolve haloalkane in water, the energy required to overcome the attraction between the haloalkane molecules and break the hydrogen bond between the water molecules, ठीक है। ध्यान से रखिए, ये क्या कर रहे हैं कि टू इन ऑर्डर टू डिजॉल्व haloalkane वाटर, इन अगर तुम्हें डिजॉल्व करना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वाटर को तोड़ने के लिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, मान लो जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के बीच में, एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखिए। H2O के बीच में, यहाँ पे देखिए, इधर से एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ऑक्सीजन से, इधर से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इधर से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है आप देख सकते हैं साफ साफ कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है 4 वाटर मॉलिक्यूल से क्या है, घिरा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो इस इंटरेक्शन को तोड़ना और फिर नए इंटरेक्शन डेवलप करने में, तो तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो, और जो बनने में रिलीज हो रही है वो, तो जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा होनी चाहिए, राइट। यानी जो हमारा जो हेलोजन, हेलोएल्केन और वाटर का जो इंटरेक्शन होना चाहिए उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा होनी चाहिए जब वाटर को तोड़ते हैं तब। तो क्योंकि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ोगे तब जाकर के ना वाटर और हेलोजन जो है वो इंटरेक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन, जो न्यू इंटरेक्शन होना चाहिए वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लेस एनर्जी इज रिलीज। देखिए, less energy is released when new attractions are set up between the haloalkane and the water molecules, as these are not as strong as the original hydrogen bonding in water। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। As a result, solubility of haloalkanes in water is low। However, haloalkane tend to dissolve in organic solvent। haloalkanes क्या होते हैं, tend to dissolve in organic solvent because the new intermolecular attraction between the haloalkanes and the solvent molecules have much same strength as one being broken in the separate haloalkane of the solvent। यानी ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें डिजॉल्व आते हैं, क्योंकि जो उसमें न्यू इंटरेक्शंस होते हैं
वो लगभग न्यू इंटरेक्शन जो एनर्जी निकलती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी लगभग बराबर होती है, इसलिए उसको डिजॉल्व कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरेंज ईच सेट ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर इनको आपको अरेंज करना है। तो आप बताइए, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाई ब्रोमोमीथेन, ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या है, ब्रोमोमीथेन यानी CH3Br है, फिर क्या है, डाई ब्रोमोमीथेन यानी CH2Br2 है, लास्ट वाला, ठीक है। ब्रोमोफार्म है यानी CHBr3 है, ब्रोमोफार्म। और फिर क्या है, क्लोरोमीथेन है यानी CH3Cl। तो देखिए सबसे हल्का ये हुआ, उससे भारी ये, उससे भारी ये, उससे भारी ये, ठीक है ना। और सिर्फ मीथेन ही है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके बेटा, तो यहाँ पर मास, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, सबसे छोटा क्लोरोमीथेन, देन ब्रोमोमीथेन, देन डाइब्रोमोमीथेन, देन ट्राइब्रोमोमीथेन यानी ब्रोमोफॉर्म। फिर यहाँ पे है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। देखिए यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपेन है, यानी 1 क्लोरोप्रोपेन का मतलब हो गया CH3 CH2 CH2 Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। फिर क्या है देखिए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है और 1 क्लोरोब्यूटेन है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में क्या हो गया, CH3 CH, यहाँ पे Cl हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक CH2 Cl, और 1 क्लोरोब्यूटेन है, CH3 CH2 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 Cl। देखो बच्चों, 1 क्लोरोब्यूटेन ये सबसे सबसे जो है बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा, और जिसका ब्रांच भी नहीं है और साइज भी बड़ी है, वो है 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो सबसे ज्यादा इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद से 1 क्लोरोप्रोपेन है, क्योंकि इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो क्या है, ब्रांच है, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे आप। 1 क्लोरोब्यूटेन सबसे ज्यादा हैवी है और साइज भी बड़ी है इन दोनों की तुलना में। चलिए केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं, ध्यान से। The reactions of haloalkanes may be divided into following categories: nucleophilic substitution, elimination reaction, और reaction with metals। ध्यान से समझिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे वीकर न्यूक्लियोफाइल को, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने 11th में पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। यस, न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं न्यूक्लियस लविंग, यानी न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, जो कि न्यूक्लियस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर लविंग कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, वही तो ढूंढेगा, जिसके पास पैसे देने के लिए होंगे पॉकेट में एक्स्ट्रा, वही ना किसी गरीब को ढूंढेगा कि भाई दे दे, जिसके पास होगा ही नहीं, जिसके पास पैसे खुद ही कम होंगे, वो कैसे दान दे सकता है। तो जिसके पास होंगे वही दे सकता है, पहली बात, दे चाहे ना दे, लेकिन दे सकता है वही जिसके पास होंगे, राइट। चलिए, जिसके पास है ही नहीं वो कैसे दे पाएगा, यानी जो खुद ही चाहता है पैसा, खुद ही इलेक्ट्रोफाइल है, खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर लविंग वही होगा जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो therefore they attack at the part of the substrate molecule which is electron deficient। सही बात है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो जब किसी पर अटैक करता है सबस्ट्रेट पर, तो वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दिखाई दे रहा हो, वहां पर वो अटैक करेगा। द रिएक्शन इन विच अब न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस, न्यूक्लियोफाइल देखिए रिप्लेस कर रहा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी ऑलरेडी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, वो होगा लीविंग ग्रुप। इसी को बोलते हैं लीविंग ग्रुप, इसी को बोलते हैं लीविंग, क्योंकि यही छोड़ के निकलेगा लिविंग ग्रुप, या और यही पुअर होता है, ये क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, वीकर न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो अगर ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है तभी तो हटेगा और स्ट्रॉन्गर लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक वीकर न्यूक्लियोफाइल
स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हटा दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। हेलोल्केन्स आर, अब इसमें सबस्ट्रेट कौन होते हैं? हेलोल्केन्स होते हैं। आर सबस्ट्रेट इन दीज रिएक्शंस। In this type of reaction, a molecule react with haloalkane, the substrate, having a partial positive charge on the carbon atom bonded to halogen। ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, क्योंकि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है। कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और न्यूक्लियोफाइल उसी पर अटैक करेगा, क्योंकि पहले से ही तय है, पहले से जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करता है। तो जब कार्बन और हेलोजन बॉन्डेड हैं, तो हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचा रहेगा, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और कार्बन पे पार्शियल हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और न्यूक्लियोफाइल जो हमारा होगा वो अटैक करेगा किस पे? कार्बन पे अटैक करेगा। अब दो तरीके होते हैं अटैक करने के, दो सिचुएशन होती है, उन दोनों पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आगे, a substitution reaction takes place at halogen atom, ठीक है, called leaving group, मैंने पहले बताया leaving group बोलते हैं, departs as a halide ion। Since the substitution reaction is initiated by a nucleophile, भाई एक न्यूक्लियोफाइल ही आ रहा है, उसी से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इजी चीज है, बहुत आसान चीज है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो बच्चे बहुत तकलीफ में आते हैं और बहुत मुश्किल समझते हैं, बहुत ही आसान चीज है, इसको समझते हैं। देखो, it is one of the most useful class of organic reaction of alkyl halide in which halogens are bonded with the sp3 hybrid carbon, ठीक है। तो हेलोजन जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े होते हैं और फिर उनको हटा करके कुछ और लगाते हैं, तो बहुत इजीली जो है ये ब्रेक भी होता है। तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन विद द कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स आर गिवन इन दैट, यानी यहाँ पे देखिए टेबल दिया गया है जिसमें कुछ न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं और हेलोजन, क्योंकि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं किसकी? हेलोल्केन्स की। तो हेलोल्केन्स में हेलोजन होगा, हेलोजन को हटा करके जो लगता है उसको। तो आप देखिए न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या रहा है? अल्कोहल आ रहा है। अगर रिएजेंट NaOH या KOH है तो न्यूक्लियोफाइल OH होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? ROH बनेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा H2O है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल भी क्या होगा? H2O होगा, क्योंकि लोन पेयर के पास है, और तब भी प्रोडक्ट बनेगा हमारा अल्कोहल। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? देखिए H2O का OH जुड़ जाता है और H निकल जाता है, ठीक है। NaOR यानी यहाँ पे क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है तो OR यानी जुड़ेगा और ईथर बन जाएगा बच्चों, ये ईथर बनेगा। पहले दो केस में अल्कोहल बना है। NaI अगर आप लेते हैं तो I माइनस जुड़ जाता है और RI बनता है, यानी अल्काइल आइडाइड बनता है। अगर आप अमोनिया लेते हैं, NH3 लेते हैं, तो अमोनिया के पास N के पास लोन पेयर है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है पूरा, तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे वो एज इट इज ही लग जाएंगे। तो यहाँ पे NH3 जो, और ये 1 डिग्री अमीन बनाएगा, प्राइमरी अमीन बन गया। ऐसे ही 1 डिग्री अमीन अगर अटैक कराते हो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे तो ये 2 डिग्री अमीन बनाएगा, इसको सेकेंडरी अमीन बोलते हैं। ऐसे ही अगर सेकेंडरी अमीन अटैक करता है तो 3 डिग्री अमीन आता है, इसको टर्शियरी अमीन बोलते हैं। KCN लेते हो, KCN, तो K और C के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए जो है बच्चों, वेरी सॉरी, K और C के बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए K प्लस और C माइनस में टूटता है। तो ध्यान से K प्लस और Cn माइनस में टूटता है और C पर निगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि लोन पेयर भी है N पर, तो कौन अटैक करेगा? नेगेटिव चार्ज अटैक करे कि लोन पेयर अटैक करे? जैसे यहाँ पर मान लो RH है, हमारा RH है, तो R पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, तो अब हमारे पास दो सेंटर है, या भाई नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करे या लोन पेयर अटैक करे। तो इसमें बात देखनी पड़ती है एक्चुअली क्या है। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज्यादा अनस्टेबल है, ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो अटैक करता है रादर द लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज इज मोर वांटेड टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर तो न्यूट्रल है ही, लेकिन नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होना चाहता है, और चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, जल्दी से चार्ज को खत्म करना चाहता है, इसलिए R के साथ C जोड़ता है, CN, इसीलिए RCN बनता है। यही मतलब हम AgCN लेते हैं, जब हम AgCN लेते हैं बच्चों, तो AgCN में क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए जो बच्चे मैं थोड़ा सा ये, चूंकि ये हमें तेजी से कोर्स को रिवाइज करना है, तो मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। जिन बच्चों को फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी वो YouTube पर जब देख रहे होंगे तो अपने जो उसमें सेटिंग में जाकर के उसकी YouTube के ही उसमें 0.75 कर दोगे तो थोड़ा स्लो हो सकता है, और जिनको स्लो लगे वो 1.25 कर दो, तो इतना टाइम स्लूप बढ़ जाता है। यानी अगर आप मेरा स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप सेटिंग में जाके 1.25 कर दीजिए, तो थोड़ा और तेजी से मैं बोल रहा हूँ, वहां पे चलेगा, वो वीडियो ही तेजी से चलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा स्लो करना,
तो आप 0.75 पे कर सकते हैं। 0.75 तक जो है मुझे लगता है ठीक है, उतना आपको आराम से सुन सकते हैं और बहुत आराम से इसको आप अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो जिन बच्चों को अगर स्पीड में प्रॉब्लम हो रही होगी तो यूट्यूब ने ये हमको हमारे टीचर्स के लिए एक आसानी कर दी है, किया है, बहुत पहले से है ये चीज है। तो जिन्होंने जिससे आप स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हो, राइट। और अगर एजीसीएन होता है बच्चे, तो एजी और सी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए अभी बॉन्ड टूटा ही नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन के ही पास वो लोन पे होता है जो वो दे सकता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे जब आर एक्स पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे एनसी, आर एनसी बनाता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड। तो बात ध्यान रखिएगा। तो एजीसीएन से आइसोसाइनाइड बनता है और उससे केसीएन से साइन बनता है, नाइट्राइल बनता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, देखिए एजीसीएन है, एजीसीएन यहाँ पे सीएन था, ये आरसीएन, ये नाइट्राइल बना है या साइनाइड बना है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बना है। यही चीज KNO2 के साथ और AgNO2 के साथ भी होती है। ध्यान रहे, ध्यान रहे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। KNO2 में क्या होता है, K प्लस और NO2 माइनस बनता है, K प्लस और NO2 माइनस बनता है। यहाँ पर एक चीज हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा दीजिएगा, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। और यही निगेटिव चार्ज अटैक कर जाता है आर पर, जिससे कि RONO बनता है। ये बात ध्यान रहे बच्चों, ये बात ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना चाहिए, जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है इस बात को। देखिए, समझना बहुत जरूरी है इस बात को। देखिए, अगर हमारे पास KNO2 है तो ये K प्लस में और ONO यानी NO2 माइनस में होता है और O पर माइनस चार्ज होता है। तो जो हमारा RX होता है जो हम लेते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा। मैंने पहले बताया कि लोन पेयर नाइट्रोजन पे भले लोन पेयर है लेकिन नेगेटिव चार्ज पहले पहले अटैक करेगा, इसलिए RONO बनता है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो है नाइट्राइट होता है, ये नाइट्राइट बोलते हैं इसको, नाइट्राइट। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन का फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो ओ, है ना, नाइट्रीटो ओ बोलते हैं क्योंकि ओ से अटैच होता है। ऐसे एल्काइल नाइट्राइट बोलते हैं उस चीज को। और यही जब आपका एजीसीएन होगा, एजीसीएन होगा, सॉरी एजीएनओ2, एजीएनओ2 होगा बच्चों, ठीक है ना। तो तब जो है यहाँ पर, तब जो है बच्चों यहाँ पर आपका एन का लोन पेयर अटैक, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है, टूटता नहीं है, तो यहाँ पर तब जो है आर एक्स से रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है बच्चों, RNO2 बनता है, RNO2, क्योंकि एन जाके एस से अटैच होता है। तो ये हमारा नाइट्रो, ये हमारा नाइट्रो एल्केन बनता है, नाइट्रो एल्केन बनता है, ठीक है, नाइट्रो एल्केन बनता है। तो ये है, तो KNO2 में ये देखिए ये कंडीशन है, ये ONO बनता है, एल्काइल नाइट्राइट। और AgNO2 में ये बनता है AgO। तो AG और O के बीच में, AG और O के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है N अपना लोन पेयर देता है और नाइट्रो एल्केन बनाता है। RCOOAG, ठीक है, सिल्वर एसिटेट टाइप का हो गया, ठीक है, सिल्वर। तो यहाँ पे RCO माइनस हो गया, अगर CH3COAG होता तो सिल्वर एसिटेट बोलते, है ना। तो यहाँ पे RCO आता है, एस्टर बनता है बच्चों। LiH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ये हाइड्रोजन देता है और वो H हाइड्राइड आयन है ना, हाइड्राइड आयन देता है H माइनस, तो ये RH बनता है यानी हाइड्रोकार्बन बन जाता है वापस। और अगर R-M+ है यानी हमारा क्या है, ये जैसे RNGX यानी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप का, समझना ध्यान से, RNGX मान लो इसको, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, तो R दे देता है ये, और RR यानी एल्केन बन जाता है। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या होता है, RNGX, यानी मान लो सपोज करो R-MG, ये M फॉर्मेटल है और BR है ये, ठीक है ना। तो RMGX है और यहाँ पर हमारा RMG और यहाँ पे RX मान लीजिए, RX, तो क्या बन जाएगा, R बन जाएगा और MG, BR और X जो है जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा एल्केन, हायर एल्केन बन जाता है। तो बहुत आसान, बहुत बढ़िया चीज है ये, समझने लायक। तो आई होप ये सब समझ में आया होगा और एक ही लाइन में आप समझ गए कि किस तरह से हमारा न्यूक्लियोफाइल बनता है और न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अटैक करता है। हाँ, मैकेनिज्म पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे तुरंत ही। ग्रुप लाइक साइनाइड्स एंड नाइट्राइट पजेस टू। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो साइनाइड्स और नाइट्राइट काइंड की चीजें हैं वो उनके पास दो साइट्स हैं, और सही बात है, उनको दो साइट्स दिख भी रही हैं, उनके पास साइट्स, दो सेंटर्स हैं, टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कशन, इनको हम लोग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो सिर्फ इनका नाम यहाँ पर आपने एम्बीडेंट पढ़ लिया, यही बहुत, ये बहुत ठीक है। बाकी चीज आपको हम बता चुके हैं किस तरह से ये अपना रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए,
तो यहाँ पे देखिए किस तरह से लिंकिंग एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज अ हाइब्रिड ऑफ टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देयरफॉर कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन टू डिफरेंट वेज, ऐसे और ऐसे, दैट इज लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम, linking through carbon atom results in the alkyl cyanides and through nitrogen atom leading to the isocyanides. Similarly, nitrite ion also represent an ambient nucleophile. ये बता चुका हूँ. Two different points of linkage. ONO, the linkage through the oxygen results in the alkyl nitrides, while the नाइट्रोजन आइटम इट लीड्स टू नाइट्रोएल्केन. बता चुका हूँ ये, ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, इसको भी आप लोग समझ, ये मैं समझा चुका हूँ, कोई इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा. अब आता है मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में देखिए, मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों कि आप देखते हैं दो तरीके का मैकेनिज्म है और दोनों पे कैसे काम होता है ये हम समझेंगे. एक होता है SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर. बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है. ध्यान से मेरी बात सुनना. जब हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट कर रहे हैं इसमें, और दो मॉलिक्यूल. बाई मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन रेट पर फर्क डालता है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो दोनों के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी ये सबस्ट्रेट जो हमारा RX है, यानी जो हमारा अल्काइल हैलाइड है, और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है रेट. ये बात यही बोलता है, दोनों ही के रेट पर डिपेंड करता है हमारा क्या, SN2 रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है. उसी को हम SN2 बोलते हैं, है ना. बाई मॉलिक्यूल तभी बोलते हैं. ये सिंगल स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप, इसमें सिंगल स्टेप में होता है. और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है. पोलर सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो पोलर है, इसलिए हमको सॉल्वेंट भी पोलर लेना पड़ेगा. एप्रोटिक जिसमें जो H+ आयन डोनर नहीं हो, ठीक है. डू नॉट गिव H+ आयन, जो H+ आयन डोनर न हो, ऐसे जैसे कि डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड CH3 DMSO बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. दिस इज DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है. और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड भी बोलते हैं, ठीक है. डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड भी DMF भी होता है, ठीक है, जैसे कि DMF. तो पोलर DMF भी होता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है. तो ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एक ही स्टेप पे होता है, एक ही स्टेप है, सिंगल स्टेप है. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है. और इसमें एक स्टेप में कैसे होगा, इसमें जो है बच्चों एक तरफ से तो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, और दूसरी तरफ से हमारा क्या निकल जाता है, हमारा वो हैलोजन, ठीक है. देखिए यहाँ पे मैं इसी फिगर में दिखा रहा हूं. देखो OH- हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, और ये बैक साइड से अटैक करेगा क्योंकि फ्रंट पे क्लोरीन बड़ा सा है, तो ये बैक अटैक देगा. इसको कहते हैं बैक अटैक, क्योंकि फ्रंट पर क्लोरीन बड़ा सा है जो कि निकला नहीं है. तो जब ऐसे जैसे ये यहाँ देखो, यहाँ पे ये जुड़ रहा है, OH अपना बॉन्ड बना रहा है, Cl अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, यानी कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और OH का बॉन्ड बन रहा है. इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. और ये हाईली अनस्टेबल होता है. कार्बन के 5 बॉन्ड दिख रहे होते हैं इसमें. कार्बन जो है वो कि 5 बॉन्ड, ओके. यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल है, ये OH है, ठीक है बच्चों, ये OH है, और इस पर जो है ये अटैक हो रहा है. देखो यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मिंग, ये है बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन है. और यहाँ पे बड़ा सा क्लोरीन देखो यहाँ पे है, ग्रीन वाला, ठीक है. ये लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है. और ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल छोटा है, वो अटैक कर रहा है, ठीक है. और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है. तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ दिखाते हैं, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है. देखिए तो रेट डिपेंड करता है, कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन द इथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन yields methanol and chloride ion follows the second order kinetics. वही सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब कि रेट जो है दोनों के उस पर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर.
द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट्स। तो ये आप बात समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर देखिए, इट डिपिक्ट्स बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट विद द एल्काइल हैलाइड causing the carbon halide bond to break and a new bond is formed between the carbon and attacking nucleophile. Here it is CO bond formed between the C and OH. These two process takes place simultaneously, एक साथ होते हैं, इन एक साथ ये प्रोसेस होते हैं। इन सिंगल स्टेप, एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यानी क्योंकि आपका ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है काम, तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये बात ध्यान रखिएगा। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ठीक है ना। एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है रिएक्शन, द बॉन्ड बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, एंड the bond between the incoming nucleophile and the carbon atom starts forming. The bond between the carbon atom and the leaving group weakens. वही बताया मैंने आपको। As this happens, the three carbon hydrogen bonds of the substrate start moving away from the attacking nucleophile. क्योंकि दोनों तरफ से भाई देखो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आता है, तो जो हमारा जो तीन हाइड्रोजन एटम है वो भागते हैं दूर, इसलिए वो ऐसे खड़े आते हैं, मतलब कि इस तरह से। देखो यहाँ पर पहले जो है आपका कार्बन, ये है हाइड्रोजन एसएस है, और यहाँ पे क्लोरीन मान लो यहाँ पे लगा हुआ है। जब OH माइनस आता है अपना, OH माइनस यहाँ से आता है, इस पे अटैक करता है, तो हाइड्रोजन क्या होते हैं, भागते हैं दूर, और ये एकदम प्लेन, एक प्लेन में ऐसे सपोज करो ये ऐसे एक पेज है, यहाँ पे कार्बन है, तो हाइड्रोजन ऐसे इस पेज पर आ जाते हैं, और इधर से जो हमारा OH आ रहा है और इधर से क्लोरीन निकल रहा है, तो और हाइड्रोजन इस पेज पर आ गए हैं, खड़ा पेज है ऐसे इस तरह से, तो ये OH है और ये C है, इस तरह से होता है। तो वो ऐसे प्लेनर, एक प्लेन में आते हैं तीनों हाइड्रोजन, राइट। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। इन ट्रांजिशन स्टेट ऑल द थ्री CH bonds are in the same plane and the attacking and leaving group are partially attached to the carbon. partially attached है क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है, एक टूट रहा है, ठीक है, इसलिए partially attached बोलते हैं। As the attacking nucleophile approaches closer the carbon, जैसे जैसे attacking nucleophile क्लोज आता है कार्बन के, तो CH bond still keep on moving in the same direction till the attacking nucleophile attaches to the carbon bond। यानी अब देखो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन इधर क्या थे, हाइड्रोजन इधर थे, इस साइड में थे, अब क्या हुआ, राइट साइड मूव करते आ रहे हैं ना, वो राइट साइड मूव करते आ रहे हैं। अब क्या होगा, जब सपोज करो अभी बॉन्ड Cl का वाला बॉन्ड टूट गया और OH वाला बॉन्ड जुड़ गया, तो जब OH वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा और Cl निकल जाएगा, तो H जो है ऐसे हो गया, H जो है रिपेयर हो गया, ऐसे हो गया, और क्लोरीन माइनस निकल गया। तो जो पहले सिचुएशन थी उसका उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्योंकि पहले क्या था, ऐसे था, तीनों बॉन्ड ऐसे थे, अब उलट के ऐसे हो गए, इस तरह से हो गए, राइट। तो इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। इनसाइड अम्ब्रेला आउट, यानी कोई छाता है ऐसे पलट जाए, हवा से जब छाता पलट जाता है तो ऐसे होता है, ठीक है ना। पहले तो छाता ऐसे था, अब वो उलट के ऐसे हो गया, ये बात हो गई। तो इनसाइड अम्ब्रेला आउट, राइट। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि एंड द लिविंग ग्रुप लीव्स द कार्बन, एज द रिजल्ट कन्फिग्रेशन इज इन्वर्टेड। कन्फिग्रेशन जो है वो इन्वर्टेड होता है। द कन्फिग्रेशन ऑफ द कार्बन एटम attack inwards in much the same way as umbrella is turned inside out when caught in a strong wind। यानी जब हमारा अम्ब्रेला जो है स्ट्रॉन्ग विंड के सामने आता है तो उलट जाता है, वैसा वाला। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी और एक और चीज, अगर वो डी होगा, मतलब अगर वो क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसा समझ लो उसको। इन द ट्रांजिशन स्टेट the carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile and outgoing nucleophile। तो कह रहा है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें जो हमारा OH यानी जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और जो लिविंग ग्रुप है, वो एक साथ ये बॉन्ड बनना और टूटना एक साथ हो रहा होता है। सच स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, बहुत ही अनस्टेबल होता है। दस इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 आइटम्स। सही बात है।
कार्बन 5 एटम से जुड़ा हुआ है और वो बहुत ही क्या है, अनस्टेबल कंडीशन हमें दिखती ही। कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, कह रहे हैं इस तरह से आपको दिखाई देगा। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं वो, तो आप यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वो भी पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, सी द स्ट्रक्चर ए एंड बी। अब देखिए ये चारों बॉन्ड अलग अलग हैं, यानी अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं कार्बन से, तो इसको बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन। अभी इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या होता है बच्चों? कायरल कार्बन कार्बन वो होता है जिस पर चारों जो लगे हुए बॉन्ड्स हैं, जिनसे बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग हों, ठीक है ना, अलग अलग हों, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो एटम हो, लेकिन वो अलग अलग होना चाहिए। हाइड्रोजन है तो एक अगर हाइड्रोजन प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटेरियम है, तीसरा ट्राइटियम है, तो वो भी माना जाएगा क्योंकि वो अलग अलग हो गया। और इसका मिरर इमेज बनाते हो तो ये बनता है। तो देखिए मिरर इमेज जो है ये आप ब्याह तो यहीं पर हो गया, क्लोरीन जो है ये इसका, तो ए और बी जो है वो एक दूसरे मिरर इमेज लग रहे हैं। ये अलग अलग कंपाउंड है लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्योंकि उनको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। और कायरल कायरल कार्बन है तो कायरल सेंटर अगर है किसी के पास तो वो लाइट को रोटेट करने की क्षमता रखता है। लाइट जो होती है, लाइट हमारी जो आती है सनलाइट से, वो जो होती है नॉन पोलर होती है, ठीक है, यानी उसका जो उसकी पोलरिटी होती है वो हर डायरेक्शन में होती है, हर डायरेक्शन में होती है। तो उसको आप अगर लाइट को कोई घुमाता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आपको पता चलना है, देखना चाहते हैं कि लाइट को कोई रोटेशन, लाइट का रोटेशन को हमको कैसे पता चले, तो एक आप इसको क्या कीजिए, इसको आप एक निकोल प्रिज्म से पास कर लीजिए। निकोल प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म होता है जिससे एक ही प्लेन की लाइट पास होती है, यानी अगर एक ही प्लेन की लाइट ऐसे पास हो गई। अब आप क्या कीजिए, किसी ऐसे कंपाउंड के थ्रू उसको पास कराइए जिसमें क्या भरा हो, ऐसा कंपाउंड भरा हो इसमें, ऐसे पास कराइए जिसमें जो कि क्या हो, इसमें कायरल सेंटर हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट को रोटेट करने की क्षमता रखता हो। तो जब आप ऐसे भर देंगे, इसको पास कराएंगे और लाइट मान लीजिए रोटेट हो गई, तो आप जब इसको देखेंगे, अब यहाँ पे ऐसे आपने लगा दिया, ऐसी लाइट रोटेट हो गई, तो अगर आप इक्विपमेंट से देख रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर आपने फिर से निकोल प्रिज्म लगा दिया वैसा ही जैसा कि पहले लगाया था। अब चूंकि निकोल, चूंकि लाइट घूम चुकी है, इसलिए आप यहाँ पे आंख से देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए दोनों का जो है सिचुएशन एक ही जैसा है, दोनों का जो तरीका रखने का है वो एक ही जैसा है। तो यानी लाइट आपको दिखनी चाहिए थी लेकिन आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। अगर अब आप क्या कीजिए, चूंकि लाइट घूम चुकी है, ऐसे घूम चुकी है लाइट, क्लॉकवाइज घूम चुकी है लाइट, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा निकोल प्रिज्म को घुमा के देखिए कि आपको लाइट दिख रही है। तो जैसे ही निकोल प्रिज्म को आप घुमाएंगे तो सफिशियंटली घुमाने पर आपको क्या करेगा, लाइट आपको दिखना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये जो लाइट थी इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल, ठीक है ना। पाकिस्तान प्रीमियर लीग मत समझ इसको, यह है प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट जो बच्चे, ये है निकोल प्रिज्म, ये है आपका अनपोलराइज लाइट। ठीक है, और ये है आपका पोलरीमीटर जिसमें आपने भरा हुआ है सॉल्यूशन किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये मैं समझना चाह रहा हूं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझना चाह रहा हूं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है बच्चों? लाइट को घुमा देना, लाइट को घुमा देना, रोटेशन ऑफ लाइट। तो दो तरह से तो घूमने में भी क्या है, क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब रोटेशन ऑफ लाइट, रोटेशन ऑफ पीपीएल। दो तरह से होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं स्मॉल डी यहां लिख रहा हूं। और इसको लीवो, एंटी क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम लोग लीवो रोटेटरी कहते हैं। और इसको हम लोग डी से, सॉरी स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, या प्लस से और माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हो गई। तो कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर है, तो क्लॉकवाइज अगर है तो उसको हम डी फॉर्म करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो एल फॉर्म करते हैं, ये चीज होती है, ठीक है। और अगर डी और एल को एक साथ मिक्स कर दो इक्वल अमाउंट पे, तब जो है वो डी एंड एल इन इक्वल अमाउंट, इन इक्वल अमाउंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और ये दोनों ही एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल करते हैं, तो इसको बोलते हैं इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो आती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल करते हैं, कैंसिल रोटेशन ऑफ ईच अदर, जिसको हम लोग एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ रोटेशन कहते हैं, इसको एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये बात पूरी बात ध्यान से समझिएगा, डी और एल जो है इक्वल अमाउंट में अगर हो जाए, ठीक है ना, तो इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्लस माइनस से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। अगर प्लस माइनस ऐसे आपको ब्रैकेट में लिखा है तो वो रेसिमिक मिक्सचर है, इसको होता है रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर का क्या डेफिनेशन होगा कि जब दो इनएंशियोमेरिक फॉर्म, यानी एक ही मॉलिक्यूल का डी और एल दोनों इक्वल अमाउंट में मिक्स किया गया हो, तो वो जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इसमें क्यों ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि वो एक का रोटेशन, एक का क्लॉकवाइज रोटेशन दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को कंपनसेट करता है। यानी ये ए और बी, इफ ए एंड बी मिक्स इन इक्वल अमाउंट, क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, रेसिमिक मिक्सचर बनता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कायरल सेंटर, कायरल कार्बन हो और लाइट को रोटेट करता हो और सिमेट्रिक ना हो, सिमेट्रिसिटी अनसिमेट्रिक होना चाहिए, एसिमेट्रिक। मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए क्या क्या जरूरी है बच्चों, कायरल सेंटर जरूरी है और एसिमेट्रिक होना जरूरी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिकल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी की क्या जरूरत है बच्चे, हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे पास क्या हो, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एसिमेट्रिक और कायरल सेंटर होना चाहिए। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। अगर हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कायरल सेंटर है, फिर भी वो क्या होता है, फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर अब देखिए, ये जो है, ये कार्बन और ये कार्बन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब चारों लोग अलग अलग हैं, CH3 Br H और बड़ा सा ग्रुप, और इस वाले कार्बन पे भी चारों लोग अलग अलग हैं, यानी दोनों दोनों ही क्या है, एक कायरल सेंटर्स हैं। लेकिन देखिए मॉलिक्यूल को दो पार्ट में एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हो, यानी इसे काट सकते हो, मॉलिक्यूल को ऐसे आप काट सकते हैं, एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। भले ही यहाँ पे कायरल सेंटर है, ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान देने वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, इसी तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है, जब किसी सेंटर से अगर दोनों साइड पे जाने पर एक ही डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पर ऐसे है और इधर है, इस तरह से, और यहाँ पर एक ही डायरेक्शन, मान लो यहाँ पे OH है ऐसे और यहाँ पे OH ऐसे, इस तरह से, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर है
यानी अगर हम किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमको दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम डिस्टेंस पर कोई मिल रहा है, एक ही जैसे लोग मिल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री तब पर भी हमें क्या होता है, वो मॉलिक्यूल हमारा जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे देखिए एनेंशियोमर्स, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि these are two configurations, two structures of the same compound. These are two structures of the same compound. They differ in spatial arrangement, यानी जो उनका स्पेस में अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। स्ट्रक्चर ए इज द मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर बी, विच से कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन स्ट्रक्चर इन ए इज मिरर इमेज ऑफ द कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, अब आप देखिए, सिंस द रिएक्शन रिक्वायर्स approach of nucleophile to the carbon bearing the leaving group, the presence of bulky substituent on or near the carbon atom have a dramatic inhibiting effect। यानी ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है SN2 में, कार्बन की तरफ न्यूक्लियोफाइल को, तो वहां पर हल्के ग्रुप होने चाहिए। अगर भारी ग्रुप लगे होंगे, एक तो पहले से ही पीछे से अटैक कर रहा है, वो पीछे से अटैक क्यों कर रहा है, पीछे से अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि सामने जो है वो बल्की ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन या कोई भी हैलोजन, इसीलिए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बाहर से, वो क्या आ रहा है, वो पीछे से अटैक कर रहा है। अगर पीछे भी जो है भारी ग्रुप लगे होंगे, बल्की ग्रुप लगे होंगे, तो वो उसके रेट पर फर्क डालेंगे, उसके रेट पर फर्क डालेंगे, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे। तो देखिए यहां पर, अगर यहां पे देखते हैं हम, यहां पे देखिए थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है, ये तीनों हमारे पास H है, ये हमारे पास तीनों H है, ये H है, ये H है, H है, तो पीछे से अटैक हो रहा है वो ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास H ना होकर के और हमारे पास यहाँ पर CH3 रहता और एक H होता, एक H होता ऐसे, और Cl होता, तो रेट और स्लो हो जाता, OH माइनस का जो अटैक होता पीछे से, ये और स्लो होता। और अगर हमारे पास ऐसा हो जाता भाई कि दो CH3 होते ऐसे, एक H, तो और कम हो जाता है ना। इसलिए सबसे कम जो है 3 डिग्री में होगा, फिर 2 डिग्री में होगा, फिर 1 डिग्री में होगा, और सबसे ज्यादा मिथाइल क्लोराइड में हो जाएगा। ये है हमारा SN2 का ऑर्डर, SN2 का हमारा ऑर्डर है फॉर सेम हैलोजन एटम। हैलोजन एटम यहां पे सेम होना चाहिए। और अगर हमारा एल्काइल ग्रुप सेम है, हैलोजन एटम बदल रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि RI बॉन्ड सबसे ज्यादा अच्छे से ब्रेक होता है, RI देन RBr देन RCl देन RF। तो ये हमारा, अगर एक ही काइंड का हमारा वो है, एल्काइल ग्रुप है और हैलोजन बदल रहे हैं, तो ये हमारा रेट ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा SN2 ऑर्डर होगा इसके लिए। ठीक है, SN2 ऑर्डर। तो रिएक्शन किस ऑर्डर में होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, रिएक्टिविटी, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इस पर हमारा ये काम हो गया। अब हम आते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरह से, यहाँ पर देखिए, ये है मिथाइल, ये है इथाइल, ये आइसोप्रोपाइल, ये है टर्शीब्यूटाइल। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर देखिए, यहाँ पे दे रहे हैं, प्राइमरी सबसे तगड़ा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। टर्शरी सबसे वीक होगा, टर्शरी सबसे वीक होगा, यही मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, ये देखिए यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया है कि टर्शरी सबसे वीक होगा। ओके, चल आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, अब दूसरा आता है बच्चों SN1। दूसरा आता है हमारे पास SN1। देखो SN1 में क्या होता है, देखिए हाँ बड़ा कर दिया मैंने। SN1 में क्या होता है कि पोलर, देखिए यहाँ पे साथ सब लिखा है, उसमें भी पोलर ए प्रोटीन लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें जो है, polar SN1 reactions are generally carried out in polar protic solvent like water, alcohol, acetic acid, etc. The reaction between the tertiary butyl bromide and hydroxide ion yields tertiary butyl alcohol and follows the first order kinetics. That is, the rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant, which is tertiary butyl bromide. समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पर सिर्फ एक ही के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट ओनली, यानी केवल एल्काइल हाइलाइट पर ही डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। इसीलिए ऑर्डर क्या है, 1। पहली चीज 2 स्टेप्स में होता है, 2 स्टेप्स में ये बात होती है, और 2 स्टेप में होता है। और दूसरी चीज में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, फॉर्म्स। तो पहले स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एक्चुअली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो तभी न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को पे फर्क को बढ़ाने घटाने से रेट पर फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता मैं बताता हूं। देखिए, न्यूक्लियोफाइल जब आप लेते हैं तो चारों तरफ से इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो प्रोटॉन्स यानी H+ आयंस घेर लेते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देते हैं, सीधी सी बात। तो जो RX होता है उसकी, और RX जो है डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस है, इसको पूरा मौका मिलता है टूटने का, क्योंकि इसको भी कौन घेरा हुआ है, पोलर सॉल्वेंट इसको अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रहे हैं। R+ को जो है, R+ को कौन इंटरेक्ट करेगा, वाटर का, यानी जो भी आपने पोलर सॉल्वेंट लिया है उसका नेगेटिव पार्ट R+ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो X- को अट्रैक्ट कर रहा है। इससे क्या बन जा रहा है, R+ बन रहा है और X- बन रहा है। तो पूरा मौका मिलता है R और X को टूटने का। और जैसे X- टूट जाता है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो हाइड्रोजन जो है वो फिर इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तब न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करता है, तो तब न्यूक्लियोफाइल फ्री होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आया, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल पहले पूरा कवर्ड है किससे, H+ आयन से, और तब RX को पूरा मौका मिल रहा है टूटने का। ठीक है, अब टूट गए ये R+ और X- में टूट गए। अब जो है ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये जो H+ है इसको H+ फिर इसको घेरना शुरू कर देंगे, H+, और अब न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो फ्री होगा इस पर अटैक करने के लिए, तो RNA बन जाएगा। आई थिंक आप लोग इतने आसान तरीके से समझ गए होंगे इसको कि किस तरह से यहां पर होता है, क्यों हमारा न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता उसको बढ़ाने घटाने से, क्योंकि तब तक क्या होता है हमारा वो बॉन्ड, हमारा जो है जो H+ आयन है वो कवर किए रहते हैं, वो घेर लेते हैं, वो घेरे रहते हैं। इस वजह से क्या होता है बच्चों, वो अटैक नहीं कर पाता, वो अटैक नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी कंसंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता। तो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोकैटायन बनता है, तो ये स्टेप 1 है। तो जहां पे ये वाला स्टेप 1 है, समझिए ये स्टेप 1 है और ये स्लो है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग होता है, और ये स्टेप 2 है और ये फास्ट है, ये फास्ट है। तो स्टेप 1 में क्या होता है, RX बॉन्ड को टूटने का मौका मिल रहा है, पूरा टूट जाता है, और स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोकैटायन पर अटैक करता है। अब कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए 3 डिग्री वाला सबसे अच्छा होगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, और सबसे कम होगा मिथाइल हैलाइड। तो ये आप बात जानते हो, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है। तो SN1 के लिए, SN1 के लिए जो होती है वो SN1 के लिए SN2 का उल्टा रिएक्टिविटी होगा। ये बात आप जान रहे हैं, समझ लीजिएगा अच्छे से। तो जिसको जिसको समझना होगा वो समझ लेगा, जिसको डाउट होगा पूछेगा, डाउट होगा वो पूछेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर
चलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया, अब देखेंगे। देखो बच्चे, तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं किस तरह से कार्बोकैटायन बनता है। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में होगा। और पहले जो है ये बॉन्ड टूटेगा, पहला बॉन्ड टूटेगा, देखिए यहाँ पर, हाँ अब देखिए, अब सही है। तो इट अकर्स इन 2 steps. In step 1, polarized CBr bond undergo cleavage to produce carbocatine in bromide ion, and the carbon thus formed is attacked by the nucleophile in second step. तो यहाँ पे देखिए, ये CH3 होल थ्राइस Br है, ये टूट गया, तो ये देखिए कार्बन यहाँ पर क्या sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, कार्बोटाइन बन गया, Br निकल गया, अब ये OH माइनस इस पर अटैक कर देगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इजी है, पहला स्टेप जो है स्लो होगा और दूसरा स्टेप फास्ट होगा, पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होगा, इसीलिए क्योंकि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल। It involves the CR bond breaking, for which the energy is obtained through the solvation of halide ion. देखो, halide ion का जो सॉल्वेशन होता है, जैसे जैसे बॉन्ड टूट रहा है वैसे वैसे halide ion का सॉल्वेशन होता है, उसी से एनर्जी मिल रही है टूटने के लिए भी, है ना। ओके, नहीं टूटने के बाद, टूटते समय जो हो रहा है, यानी सॉल्वेंट इंटरेक्ट कर रहा है ना, सॉल्वेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो न्यू इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है। आप इसको समझिएगा इस लाइन को, जैसे मान लीजिए आर है और एक्स है, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन से एनर्जी बन रही, एनर्जी रिलीज होती है ना, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इनके ब्रेकिंग में सहायता करती है, वही ब्रेकिंग के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो द इट इन्वॉल्व्स टीआर ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, फॉर व्हिच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू द सॉल्वेशन ऑफ द हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ द प्रोटिक सॉल्वेंट। तो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। सिंस since the rate of reaction depends upon the slowest step, the rate of reaction depends only on the concentration of the alkyl halide and not on the concentration of the hydroxide ion. Further, greater the stability of carbocation, greater will be the its ease of formation of the alkyl halide, faster and faster will be the rate of reaction. तो जैसे मैंने बताया कि कार्बोटाइन बनता है, तो कार्बोकैटायन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है, इसलिए जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा फास्टर रिएक्शन होगा। In case of alkyl halides, 3 degree alkyl halides undergo SN1 reaction very fast because of the high stability of 3 degree carbocation. As we sum up the order of reactivity of alkyl halides SN1 and SN2, तो for SN2 reaction देखिए टर्सरी सबसे कम देगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर CX, और SN1 के लिए उल्टा होगा रिएक्शन। तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो और बेटर है। So for the same reason, allylic and benzylic halides show higher reactivity towards the SN1 reaction. The carbocation thus formed is get stabilized through the resonance as shown below. तो देखिए यहाँ पर ये जो एलाइलिक होता है उसमें भी रेजोनेंस होगा और जो बेंजाइलिक होगा उसमें भी रेजोनेंस होगा, इसलिए ये ज्यादा अच्छा देंगे क्या, SN1। देखिए इन द फॉलोइंग पार्ट कह रहे हैं विच अंडरगो SN2 फास्टर, तो SN2 के लिए भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस वाले क्लोरीन के बगल में ये बहुत ज्यादा, एक तो सामने से अटैक देगा नहीं, सामने से अटैक देगा नहीं क्योंकि सामने से क्लोरीन है और पीछे से बड़ा सा ये साइक्लिक रिंग है, इसलिए इसमें क्या होगा, ये वाले में देखो, इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें है एक कार्बन है जिसपे H है और ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, तो पीछे से फिर भी जगह है अटैक करने का, पीछे से फिर भी जगह है अटैक करने का, इसलिए वो अटैक पीछे से कर सकता है। अब आयोडाइड और क्लोराइड है, मान लीजिए आयोडाइड बड़ा है और क्लोराइड यहाँ पे छोटा है, ठीक है। तो दोनों में ये देखिए आयोडाइड यहाँ पर बड़ा छोटा है, मतलब क्या, आयोडाइड आसानी से निकल सकता है क्योंकि इसका बॉन्ड बड़ा होता है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ी सी कम होती है ना, तो इसलिए ये आसानी से टूटेगा, ये जल्दी देगा, SN2 जल्दी देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, predict the order of reactivity of the following compounds in SN1 and in SN2 reactions, ठीक है। तो अभी कर रहे हैं जब the 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स में SN1 SN2 चाहिए, तो ब्रोमोब्यूटेन्स का जो है पहला आइसोमर ये होगा, दूसरा आइसोमर ये होगा, तीसरा आइसोमर ऐसा होगा और चौथा आइसोमर ऐसा होगा।
अब देखो ये 3 डिग्री सबसे अच्छा देगा, फिर ये 2 डिग्री वाला देगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें थर्ड वाले में और सेकंड वाले में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर हम SN1 की बात करें तो 4 सबसे पहले होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। और SN2 की बात करें तो सबसे पहले 1 होगा, देन 3 होगा, देन 2 होगा और देन 4 होगा। दैट्स इट। यही चीज आपका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, इसको आप समझ लीजिएगा। फिर दूसरा क्या कर रहे हैं ये लोग, दूसरा वाला देखिए, C6H5CH2Br। चलिए देखिए, C6H5CH2Br यानी यहाँ पर आपका एक बेंजीन रिंग है, CCH5 है और CHHBr। मैं इसको खोल के बना रहा हूं, ठीक है। फिर CCH5CH, चलिए यानी एक कार्बन पर 2 बेंजीन रिंग है। और एक H है और Br है, क्योंकि CCH5 फिर CCH5 है ना, CH पर 2 जो है बेंजीन रिंग है। फिर क्या कर रहा है, एक बेंजीन रिंग है और एक मिथाइल है। चलिए अच्छी बात है, एक बेंजीन रिंग है और एक मिथाइल है और एक H है और Br है। और तीसरे में क्या है, अच्छा तीसरे में क्या है, 2 बेंजीन रिंग है चौथे में और एक CH3। तो बच्चों अगर हम इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको सेकंड है, ये सेकंड है, इसको थर्ड माने और इसको फोर्थ माने, ये थर्ड है। तो देखो समझो, अगर हम SN1 की बात करें, अगर हम SN1 की बात करें तो सबसे बेहतरीन होगा फोर्थ वाला, फिर होगा सेकंड वाला, फिर होगा थर्ड वाला और फिर होगा फर्स्ट वाला। क्योंकि SN1 के लिए क्या चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तीसरे फोर्थ वाले में क्या है, 2 बेंजीन रिंग है और मिथाइल भी दे रहा है, स्टेबल कर रहा है। थर्ड वाले में क्या है, सॉरी सेकंड वाले में क्या है, 2 बेंजीन रिंग से जो कि स्टेबलाइज कर रहे हैं। थर्ड वाले में एक ही बेंजीन रिंग है लेकिन एक मिथाइल भी है, और फर्स्ट वाले में केवल एक बेंजीन रिंग है। तो ये बात हो गई, SN2 का इसी का उल्टा कर दीजिए। दैट्स इट। तो इसको आप एक्सप्लेनेशन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, उसको आप नोट देख सकते हैं और समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब आ रहा है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स आता है तो मैं आपको समझा चुका हूं कि क्या होता है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स, यानी स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, स्टीरियो केमिकल का मतलब क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री यानी जैसे जो ऑप्टिकल आइसोटोप की अभी हम बात किए उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टीरियो केमिकल, और अगर कुछ रिएक्शन होता है तो क्या बदलता है स्टीरियो में, यानी स्पेशल अरेंजमेंट के बदलने से क्या चीजें चेंज आती हैं, यानी हमारा ऑप्टिकल आइसोटोप की बात यहाँ पे करेंगे बेसिकली, और उस पर क्या फर्क पड़ता है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो यही है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हो रहा है तो उससे उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है। So in order to understand the stereochemical aspects of substitution reaction, we need to learn some basic stereochemical principles and notations। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ऑप्टिकल एक्टिविटी बताया कि अगर अगर लाइट को रोटेट करने की क्षमता है तो ऑप्टिकली एक्टिव है वो। कायरलिटी यानी एक कार्बन के पास 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप या एटम्स लगे हों। रिटेंशन क्या होता है, जैसा मॉलिक्यूल था वैसा ही रह गया। इन्वर्जन क्या होता है, उलट गया, जैसे कि अभी उल्टा। रेसिमाइजेशन क्या होता है, जब अगर दो जो डी और एल फॉर्म यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी एक ही कंपाउंड के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक दूसरा मिरर इमेज होता है और एक खुद होता है, इस तरह का 2 फॉर्म होते हैं। मैंने बताया पहले, दोनों को अगर इक्वल अमाउंट में मिला देते हो, डी और एल फॉर्म को, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले को और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले को एक इक्वल अमाउंट में मिला देते हो किसी एक ही कंपाउंड के, तो क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो है वो
आपस में एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं और मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जिसको हम रेसिंग नेचर कहते हैं। तो इसको आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको बस एक बार इसको जो है अंडरलाइन करते हुए चलता हूँ। तो आप देखिए, इसको मैं पूरा आपको बता चुका हूँ, इसको पूरा बता चुका हूँ, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी और एनेंशियमर। तो ये आपको पूरा बता चुका हूँ। इसको आप एक बार एनसीईआरटी आपके सामने है, इसको जरूर एक बार पूरा पढ़िएगा, क्योंकि मैं पूरा इस पे आपको बता चुका हूँ, कंप्लीट बता चुका हूँ। ये पूरा आपको मैं कंप्लीट बता चुका हूँ किस तरह से ये होता है। और इसमें फोटो यानी फिगर के साथ आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कहीं से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स। तो आपको बता रहा है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड्स वेज डैश फार्मूला रिप्रेजेंट किया। वेज डैश फार्मूला आप क्लास 10 में पढ़ चुके, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। वेज मतलब जो आपकी ओर आ रहा हो, डैश मतलब जो आपसे दूर जा रहा हो। तो देखिए ये इसमें ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये कायरल है। इसमें 2 ब्रोमीन है, ये कायरल नहीं, ये है। इसमें आई यहाँ पर ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये पूरा पार्ट अलग, ये है। और इसमें देखिए ये और ये एक ही जैसा है, ये नहीं। तो बहुत आसान है कायरल और ए कायरल को ढूंढना। चलिए, रिटेंशन क्या होता है? जैसा था वैसा ही मिल गया। जैसे कि SN1 में, SN1 में क्या होता है? रिटेंशन होता है। SN1 में आपका क्योंकि देखिए SN1 में क्या होता है, मान लीजिए आपका ये था CH3 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 और Br था, ठीक है। तो SN1 में एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, बता दे रहा हूँ यहीं पर। अच्छा हुआ कि ये सब चीजें आ जाती हैं रास्ते में। तो देखिए यहाँ पे जब बॉन्ड SN1 में क्या होता है, आप पोलर प्रोटिव सॉल्वेंट लेते हो तो इसको पूरा मौका मिलता है टूटने का, और मौका मिलता है तो देखो यहाँ पर ये जो है एक प्लेन में आकर के, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेन में आ जाता है, ये एक ही प्लेन में, और ये कार्बोकटायन बन गया, और ये यहाँ पर इसका p ऑर्बिटल में कार्बोकटायन बना हुआ, ठीक है। अब जब न्यूक्लियोफाइल बच्चों आता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों चांस अटैक होता है। एक फ्रंट अटैक, यानी जो Br जिधर लगा हुआ था उसको फ्रंट अटैक बोलते हैं, जिधर से Br लगा हुआ था उसको हम लोग फ्रंट अटैक बोल रहे हैं, क्योंकि वो फ्रंट बोलते हैं उसको, इधर वो बैक अटैक बोलते हैं। तो दोनों का चांस जो है ये पूरा पूरा होता है। इसको यानी कह सकते हैं कि 50% बैक अटैक का चांस है और 50% फ्रंट अटैक का चांस है। यानी अगर इससे फ्रंट अटैक से अगर हमारा कंपाउंड बनता है तो क्या बोलते हैं इसको, देखिए अगर फ्रंट अटैक से बनता है तो जैसा जैसा था कंपाउंड वैसा ही बन गया, वैसा ही बन गया। तो इस तरह से हो गया, और यहां पर आपका आ गया क्या, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल था वो आ गया। इसको बोलते हैं रिटेंशन, यानी फ्रंट अटैक हुआ तो रिटेंशन देगा। रिटेंशन मतलब जैसा था वैसा ही हो गया। और अगर बैक अटैक देता है तो आप इन्वर्जन जानते हैं, इन्वर्जन आप पढ़ चुके हैं, यानी अगर पीछे से अटैक कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे उलट जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये इन्वर्जन, दैट्स इट। तो ये रिटेंशन और इन्वर्जन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। फिर देखिए यहां पर 50-50, इफ a 50-50 mixture of A and B is obtained, then the process is called racemization and the product is optically inactive। ये पढ़ा चुका हूं। As one isomer will rotate the plane polarized light in one direction opposite to the another। तो now let us have the fresh look of SN1। तो SN1 SN2 का यहाँ पे आप लोग फ्रेश लुक ले सकते हैं, ये आप फ्रेश लुक लीजिएगा। इसको मैं ये पूरा मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को अच्छे से। एज अ रिजल्ट देखिए ये आपका हो गया, मैं इसको अलग से कर दे रहा हूं। ठीक है, अब अगला हमारा आता है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट हमारा आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, उस पर हम पढ़ेंगे आएंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना रख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बचता है, थोड़ा सा लग रहा है कि वो थोड़ा सा जो हमारा जो पेजेस हैं वो इधर उधर हो गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया उसको आप रिवाइज करेगा अच्छे से, और अगले क्लास में हम लोग इसको आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो ये लास्ट हमारा होगा, और उस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।